ये माइंड गेम है। पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट ये सिर्फ आपका माइंड गेम है। ये हाय एवरीवन, हमारे बीच आज हैं मनीषा बाजपेयी और आज हम इन्हीं से अपना पॉडकास्ट स्टार्ट कर रहे हैं। मनीषा जी कैंसर सर्वाइवर रही हैं। आज ये हमारे बीच हैं जिन्होंने इस पे न केवल विजय पाई है बट शी हैज़ रिक्लेम्ड हर लाइफ। पीएचडी है न्यूरोसाइंस में, काफ़ी एक्टिव हैं, क्रिएटिव हैं, आर्ट के क्षेत्र में भी काम करती हैं। तो इनसे जानेंगे कि क्या थी वो चीज़ें जिन्होंने इन्हें इस जीवन के इस कैंसर जैसी भयावह बीमारी से लड़ने में एक इनको शक्ति प्रदान की। वो सारी चीज़ें क्या है, तो हम इन्हीं को जानेंगे कि विजडम ऑफ लाइफ क्या इन्होंने जीवन से सीखा इस कैंसर से विजय पाने में। बहुत स्वागत है आपका मनीषा मैडम। नमस्कार सारिका जी। थैंक यू। नमस्कार सभी मेरी सहेलियों को। मनीषा जी शुरुआत करते हैं आज के इस इंटरव्यू की, हमारे पॉडकास्ट की। बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत शुभकामनाएं मेरी। आपने जिस तरफ से अपने को इस कैंसर से विजय बनाया है और आज हम सबके बीच आप प्रेरणा का काम कर रही हैं। तो पहला क्वेश्चन मैं आपको शुरू करती हूँ कि अब आपके लिए जीवन का क्या अर्थ है? हाउ यू विल डिफाइन नाउ लाइफ? जीवन तो खूबसूरत होता है हमेशा ही। और मेरा जैसे मेरी अपनी मैं चूँकि कला के क्षेत्र में कुछ कार्य करती हूँ, तो मैं हमेशा बोलती हूँ डिस्पाइट स्ट्रगल लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। मतलब इतने ही आपके मतलब बहुत सारे स्ट्रगल्स हैं आपकी लाइफ में, बहुत सारी बाधाएं हैं, बहुत सारी चीज़ें, तो उसके बावजूद भी ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। इस जर्नी के बाद ये जो कैंसर की एक जर्नी रही जो मेरी, इसके बाद भी मेरा कहना यही है कि डिस्पाइट स्ट्रगल्स लाइफ इज़ ब्यूटीफुल। बस फ़र्क इतना आ गया है कि लाइफ अब कीमती भी हो गई है। सुंदर की जगह उसकी कीमत भी समझ आ गई है कि कैसे लाइफ जब आप थ्रेटन होता है या आपकी लाइफ में कुछ डेंजर आता है या कुछ खतरा आता है, तो ज़िंदगी कैसे कीमती लगती है वो उसकी वैल्यू समझ आ गई मुझे। हाँ, ज़िंदगी में बहुत सारे संघर्ष हैं, संघर्ष के बावजूद भी ज़िंदगी खूबसूरत है, यही मेरा मानना है। जी, बहुत खूबसूरत जवाब आपका। आपकी क्या जर्नी रही है कैंसर की, डायग्नोसिस से लेके, ट्रीटमेंट से लेके, और अब जब आप इसे पूरा कर चुकी हैं, जैसे आपने बताया कि आप 2 साल ऑलमोस्ट अब कंप्लीट करने वाली हैं, तो थोड़ा सा इस सारा आपका जो जर्नी रही है, जो लर्निंग्स रही है, इन सब से कैसा अनुभव रहा है? इसमें ना कुछ ऐसे मतलब जो मेरी अपनी जर्नी है जिनसे मैंने सीखा है, उनमें 2-3 पॉइंट हैं ऐसे जो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगी। सबसे पहला पॉइंट तो ये है कि अर्ली डिटेक्शन जो बहुत ज़रूरी है। तो मेरे केस में मैं कहूँगी कि जब मुझे पता चला, तो मैं सेकेंड स्टेज पे था मेरा कैंसर। तो मुझे जिस वक्त पता चला तो शॉकिंग तो था ही सही, बहुत ज़्यादा मतलब मुझे टाइम लगा इसको समझने में या अपने अंदर ये चीज़ पता लगाने में कि हाँ मुझे कैंसर हो गया है और मुझे अब आगे बढ़ना है। तो एटलीस्ट 15 डेज लगे मुझे हजम करने में बात को। वंस जब मैंने समझ लिया कि ये हो गया है, अब इसके साथ क्या, व्हाट नेक्स्ट, तो लड़ाई मतलब अब आप उतर गए हैं जंग में, तो अब आपको लड़ना है और पूरी जी जान से लड़ना है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो आपको भगवान ने बिना मांगे दे दी है और आपको अब उसके साथ शायद ये परीक्षा लेनी थी भगवान को कि मैं उसके साथ कैसे डील करती हूँ। तो विद ऑल माय पॉजिटिविटी और सारी मेरी जितनी भी मेरी शक्ति थी, कोशिश की इसको हंस के और मुस्कुरा के निकालने की। तो मुझे अगस्त एंड और सितंबर फर्स्ट वीक में मुझे ये डायग्नोस हुई 2022 में। और उसके बाद डायग्नोस करने के बाद 15 डेज वो ऑफकोर्स थोड़े चेकअप वगैरह होते हैं, उन सब से पता चला मुझे कि फाइनली मुझे ट्रिपल नेगेटिव HER2 ट्रिपल नेगेटिव कैंसर है, जो कि काफ़ी इस वक्त रिसर्च सबसे ज़्यादा उसी में हो रही है। एग्रेसिव फॉर्म है उसका। तो
सबसे पहले जब इसके बारे में फिर गूगल भी करते हैं आप, तो मैंने बहुत गूगल किया इसमें, बहुत सारा कुछ पढ़ लिया सब कुछ। और पढ़ने के बाद निष्कर्ष यही निकाला कि एज सुन एज पॉसिबल मैं इसका ट्रीटमेंट शुरू करा दूँ। और उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन था कि किस हॉस्पिटल में जाए, क्योंकि सबसे पहला नाम आता है टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल, जो सबसे पॉपुलर है। लेकिन ये सब के बावजूद भी डिस्टेंस था, ऑफ कोर्स दूर था, लेकिन उसके बाद भी मुझे ऐसा फील हुआ कि एक ऐसी जगह हो जहाँ पे मैं सब कुछ मिले मुझे, तो मेरा टाइम वेस्ट ना हो। तो टाइम बचाने के लिए मुझे सबसे अच्छा जो यहाँ पे राजीव गांधी कैंसर इंस्टीट्यूट है, वहाँ मैंने जाके सबसे पहले एक्सप्लोर किया, देखा। मैंने फील किया कि आई थिंक वन ऑफ द बेस्ट वो है हॉस्पिटल, जहाँ पे मेरी सारी चीज़ें पूरी होती थी। आप डायग्नोज से लेके आपके ऑपरेशन तक, रेडिएशन तक, सारी चीज़ें वहाँ पे, टेस्ट हैं जितने भी हैं, तो बहुत ही अच्छे तरीके से वो लोग पेशेंट के साथ ट्रीट करते हैं और अटेंशन देते हैं। तो वहाँ गई मैं, और डॉक्टर उल्लास बत्रा जो कि मेरे डॉक्टर थे, उनसे बातचीत हुई, बहुत अच्छा लगा उनसे मिलके। तो जब उनसे मैंने बात की तो मैंने फील किया कि मैं ही नहीं हूँ अकेली जी, बहुत सारे हैं मेरी तरह लोग। तो एक जो होता है ना कि एक डर, वो थोड़ा कम हुआ ये जानकर कि बहुत सारे इस स्ट्रगल से, इस दौर से गुजर रहे हैं लोग, तो इतना दुख किस बात का। अच्छा, जब आपको होता है कुछ भी, तो आप सबसे पहला क्वेश्चन होता है व्हाई मी। यस, डेफिनेटली। और दूसरा क्वेश्चन होता है मैंने ऐसे क्या नोइंगली और अनोइंगली कैसे कर्म किए कि मेरे साथ ऐसा हो गया जी। सो इन सब के क्वेश्चनों के साथ मैं डॉक्टर के पास पहुंची और डॉक्टर से जाना। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो वाई मी कैंसर हो गया कि भाई मैं ही नहीं हूँ, मेरी तरह बहुत है जो स्ट्रगल कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन था हमने कुछ भी कर्म ऐसे नहीं किए हैं, ये रैंडम है, किसी को भी हो सकता है। सो ये सब क्वेश्चन धीरे धीरे मेरे माइंड से धुंधले हो गए और मैंने फील किया कि बस जो चीज़ आपको भगवान ने एक तरह से, या ये कहें कि किस तरह से हुआ ये तो अभी तक नहीं कह सकती मैं, लेकिन जैसा भी हुआ, जो भी हुआ हो गया। अब हो गया तो इससे आपको निपटना है। डॉक्टर के पास गई, वहाँ पूरा समझा, पूरा उन्होंने समझाया कैसे ट्रीटमेंट लाइन क्या है। तो पहले कीमो था, देन ऑपरेशन था, देन रेडिएशन था। तो ये क्लियर था कि इस तरह से शुरू होगा। तो उसके पास जब गई तो सबसे पहला काम जो मैंने किया ना, वो था कि मैंने गूगल सर्च बंद कर दी। जी, डॉक्टर गूगल। मुझे लगा कि क्योंकि गूगल पे इतना कुछ है ना, आप भटक जाते हो। तो आपको सबसे पहला काम है अपने डॉक्टर पे विश्वास। तो मैंने वही किया कि जो भी क्वेश्चन आते थे माइंड में, मैं सिर्फ डॉक्टर से करती थी जी, गूगल नहीं करती थी जी। अभी भी मुझे कुछ भी होता है मैं गूगल नहीं करती हूँ, क्योंकि गूगल पे बहुत सारी जानकारी है जो आपसे रिलेवेंट भी नहीं है, वो भी है। तो और ये साइकोलॉजिकली अफेक्ट करती है हमें सोचते हैं कि यही है एग्रेसिव जो हम जा रहे हैं वही है, नेगेटिव हम ज्यादा लेते हैं, बिल्कुल करते हैं बिल्कुल, क्योंकि हम मनुष्यों की सबसे पहले टेंडेंसी होती है कि बुरा पहले सोचने लग जाते हैं। तो उस सोच से बचने के लिए सबसे पहला काम है कि आप गूगल सर्च बंद कीजिए। जो भी पूछना है डॉक्टर से पूछिए, वो आपको पॉजिटिव भी बोलेगा और अच्छा बोलेगा और सही बताएगा। और हो सकता है जो आपके लिए जरूरी नहीं है वो नहीं बताएगा आपको, जिससे आप बुरा ना सोचें जी। तो ये एक चीज़ थी जो मैंने मतलब सबसे पहला काम किया और पॉजिटिव नोट के साथ ट्रीटमेंट शुरू किया। फाइनली पूरा ट्रीटमेंट हुआ और जब क्लीन चिट दी डॉक्टर ने कि अब आप ठीक है, तो थी टॉप ऑफ द वर्ल्ड थी कि हाँ चलो मैंने इस बीमारी से लड़के एक जंग जीत ली, अचीव कर लिया है, कुछ अचीव किया, लाइफ राइट। सो इस तरह से जी बहुत बहुत अच्छा जवाब आपका। अच्छा मनीषा जी, हम अगर भारतीय महिलाओं की बात करें तो कहीं ना कहीं या कुछ ना कुछ हमारे संस्कार ऐसे होते हैं कि हम अपनी हेल्थ को प्रायोरिटी नहीं देते हैं। बचपन से हमें सिखाया जाता है ना कि समर्पण की भावना रखिए या सहन करो।
तो कहीं ना कहीं ये हमारी डायग्नोसिस को, स्क्रीनिंग को डिलेड कर देते हैं। बिल्कुल तो बिल्कुल। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगी कि एज अ वुमन सेल्फ केयर, हाँ। सेल्फ अवेयरनेस, बॉडी अवेयरनेस कितना मैटर करती है? बहुत मैटर करती है। मतलब आई थिंक आपको अपने आप को प्रायोरिटाइज करना ये एक लर्निंग है, जी मतलब सीखना पड़ेगा, जी। क्योंकि ये इनहेरेंट नहीं है लेडीज में। जी। उनको पहले दूसरों का ख्याल आता है तब। हम्म। तो ये एक ऐसी लर्निंग है जो आपको समय समय पे याद दिलाना पड़ेगा कि आप भी हो, आप एग्जिस्ट करते हो। आपके अंदर अगर कुछ भी चेंजेस आते हैं, कुछ भी छोटी सी चीज़ होती है, तो आप उसको समझें और ज़रूर शेयर करें। जी। मतलब सबसे पहले हिडन पॉइंट होता है कि थोड़ा बहुत कुछ होता रहता है, लेडीज किसी से शेयर ही नहीं करती, रूटीन चेकअप को हाँ, प्रायोरिटी नहीं देती हैं। बिल्कुल नहीं देती हैं। तो एक रूटीन चेकअप बहुत जरूरी है। तो मतलब सबसे पहले जो एक डर होता है, मतलब मैं अपनी कहानी से अगर बताऊं तो मैं जब है ना किसी से मिलने गई, मेरी मदर के पास गई और वहाँ पे किसी से मिली, तो वो जानती थी मैं उनको, तो वो कैंसर से, ब्रेस्ट कैंसर से उनकी डेथ हुई। और उनके बारे में जब मेरे को पता चला तो उनसे मिलने गई। वहाँ पे सबसे पहली बात यही आई कि शी वॉज PhD इन केमिस्ट्री, मतलब इतनी पढ़ी लिखी और कभी अपने बॉडी को नहीं समझा। तो ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि आप पढ़े लिखे होके भी आप अपनी बॉडी को प्रायोरिटाइज नहीं करते हो। जी। तो मैंने जब ये सुना तो मुझे लगा कि मुझे करना चाहिए एटलीस्ट। जी। उनसे मुझे ये सीखने को मिला कि मैं, मतलब पढ़े लिखे होने के बाद भी अगर मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे एक बॉडी का चेकअप कराना जरूरी है तो मुझे कराना चाहिए। जी। इस बात को शेयर किया मैंने अपनी मदर से। तो वो ये जो आपने बताया कि नहीं नहीं बिल्कुल नहीं करना है, सब ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। अरे ठीक है, अच्छी बात है, अगर सब ठीक है तो चेकअप करके पता चल जाएगा सब ठीक है। अगर कुछ प्रॉब्लम होगी तो उसका ट्रीटमेंट हो जाएगा। मतलब सबसे बड़ी बात ये है कि लेडीज सोचती हैं अगर कहीं कुछ आ गया तो। Yes. जो ये क्वेश्चन है ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल दिमाग से निकाल के ये सोचना चाहिए कि अगर कुछ आ गया तो आपका ट्रीटमेंट होगा, टाइमली ट्रीटमेंट होगा। अगर आपको अर्ली स्टेज पे पता चला तो इसका 89% आपका ट्रीटमेंट अवेलेबल है, स्पेशली इन ब्रेस्ट कैंसर। और अगर आपको 4th स्टेज पे भी पता चला तो भी 27% आपका ट्रीटमेंट मतलब सक्सेसफुल है। जी जी। तो ये तो मतलब ऑन पेपर है कि आपको 98% आपका ट्रीटमेंट फर्स्ट स्टेज पे आपको क्योरेबल है। मतलब कैंसर जैसी डिजीज में अर्ली डायग्नोसिस बहुत एक अहम भूमिका निभाती है। yes, और इसके लिए हमें थोड़ा सा सेल्फ केयर, सेल्फ प्रायोरिटी, सेल्फ अवेयरनेस जैसा सेल्फ एग्जामिनेशन बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। जी जी। इसी से रेलिवेंट मैं आपसे एक और प्रश्न पूछना चाहूंगी। जैसे अभी कोविड आया, हाँ जी। कोविड एक ऐसी बीमारी थी जिसने पूरे वर्ल्ड को स्टक कर दिया। आप घर में बैठे हो, सब कुछ आप घर से कर रहे हो। और कहीं ना कहीं इसने क्रोनिक डिजीजेस का डर खत्म कर दिया। जैसे हम कैंसर कहते हैं, डायबिटीज कैसे हैं, दीज आर क्रोनिक डिजीजेस बट दीज आर मैनेजेबल डिजीजेस। नो 100% क्योर इज नॉट अवेलेबल। तो मैं इसी में आपसे पूछना चाहती हूँ कि हेल्थ केयर कितना ज़रूरी है आज के सेक्टर में, हेल्थ केयर अवेयरनेस, या अपने हम क्या हेल्थ बिहेवियर चेंजेस ला सकते हैं इन डिजीजेस से बचने के लिए? यस, मैं कोरोना टाइम की एक बात बताना चाहूँगी कि जैसे मेरे कोरोना टाइम में मेरे फादर इन लॉ, उनकी तबीयत काफ़ी ख़राब हो गई। तो उनको किडनी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो गई और उनको डायग्नोसिस सजेस्ट किया डॉक्टर ने। उस टाइम पे हम सभी इतने डरे हुए थे कि हॉस्पिटल जाना हमारे लिए मतलब एक बड़ी मतलब भयावह न्यूज से कम नहीं था कि हॉस्पिटल जाना पड़ेगा, डेंजर। लेकिन उसके बावजूद भी हम लोग हॉस्पिटल जाना शुरू किया और मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चे, हम सब लोग मतलब बारी बारी से पापा जी को डायलिसिस लेके जाते थे विद प्रिकॉशन। तो प्रिकॉशन कितनी जरूरी है, मतलब हम में से किसी को भी कोरोना नहीं हुआ पीक टाइम ऑफ कोरोना में। ग्रेट थिंग दैट। तो ये एक इससे ये बात पता चलती है कि हमको सावधानियां लेना कितनी जरूरी है। उसमें कैंसर की जो बात करें तो उसमें जो सबसे बड़ी सावधानी है वो आपके खान पान की। ऑफ कोर्स ना बहुत सारी चीजें मैटर करती हैं क्योंकि एवरी केस इज डिफरेंट। आप ये नहीं कह सकते उनको कैंसर हुआ, उनको तो ऐसा हुआ था, उनको कैंसर हुआ, उनको ऐसा। तो एवरी केस इज डिफरेंट। जी।
आप किसी केस को कंपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इनमें क्या क्या चीज़ें मायने रखती है कैंसर में। एक तो आपकी बचपन से आपकी इम्यूनिटी, आपका नेचर, आपकी बॉडी, आपके अंदर मतलब कितनी कॉम्प्लेक्सेस हैं या कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। लेडीज की बॉडी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, तो आपको उन सारी चीज़ों का ध्यान रखना है। अगर आपकी इम्यूनिटी लो है तो इम्यूनिटी बूस्ट कीजिए सबसे पहले। अगर आपको साइकोलॉजिकल आप बड़ी जल्दी परेशान होते हैं तो ध्यान लगाइए, मेडिटेशन बहुत ज़रूरी चीज़ है। तो आई थिंक मतलब जो इस जर्नी में मैंने सबसे ज़्यादा जो किया है वो मेडिटेशन का काम किया है। ओके। तो मैंने बहुत ध्यान लगाया, मतलब जब भी कोई बहुत बुरे ख्याल आते थे या कुछ भी ऐसा होता तो सबसे पहले दिमाग को अपने चारों तरफ से हटा के एक जगह केंद्रित करती थी जी। और ध्यान लगाती थी। उसी ने आपको स्ट्रेंथ दी है, और inner वो strength। मुझे बहुत स्ट्रेंथ देता था। हम्म। और उसके लिए अगर आप भगवान को माइंड में रखते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो एक केंद्र बिंदु बना के अगर आप केंद्रित करें अपने माइंड को, वो भी बहुत मतलब यूजफुल है, बहुत फ्रूटफुल है। जी जी। तो मतलब मेरी जर्नी में मैंने खाने का ध्यान रखा जी। मेरे जो कीमोस थे 16 कीमो थे और 16 कीमो एवरी वीक चलते थे जी। और हर वीक में मेरे पैरामीटर्स चेक होते थे, ब्लड जी, टेस्ट होता जी। था, पैरामीटर्स चेक होते थे। मैं मतलब बहुत खुशी से ये बात बताना चाहूंगी कि मेरे कभी पैरामीटर डिस्टर्ब नहीं हुए। वाह। मैंने खाने पीने का बहुत ध्यान रखा। जी। अदरवाइज मेरे सामने बहुत सारी लेडीज थी, किसी का बीपी शूट हो जाता था, किसी को हीमोग्लोबिन डाउन था, किसी के डब्ल्यूबीसी, किसी के आरबीसी, मतलब लोग वापस चले आते थे जी। और उनका जो कीमो पार्ट था वो डिले होता था। जी, और जी। मैंने संकल्प किया था कि मैं ये कीमो 16 बिना डिले के में कंप्लीट बिना करोगे। delay के complete करूंगी। ये मेरा अपने आप से वादा था जी जी। कि मैं अपना मुझे चाहे वो कड़वा जूस पीना पड़ा हो, चाहे वो मुझे अपने सिर्फ जूसेस लेने पड़े हो, चाहे कितनी भी वोमिट आए। बॉडी के बहुत सारे कीमो के साइड इफेक्ट्स होते हैं, उनमें एक साइड इफेक्ट होता है आप खा नहीं सकते कुछ भी, लेकिन मैंने खाया जी। मैंने किया। मतलब मुझे वोमिट हो जाए लेकिन मैं खाऊंगी, मुझे कड़वा लगे कोई जूस मैं पीऊंगी, ये जंग जीतनी ही ये है। जंग जीतनी है। तो ये मैंने बहुत स्ट्रांगली फॉलो किया जी। और उसका रीजन ये था कि 16 कीमोस विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन मेरे कंप्लीट हुए। बहुत बहुत खूबसूरत, तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बात करके। अच्छा मनीषा जी, इसी से एक प्रश्न आया मेरे मन में। जैसे हम अभी देहरादून में बैठे हैं, क्या होता है कि छोटे शहरों में हमारा सामाजिक ताना बाना ऐसा होता है कि लोग अप फ्रंट नहीं होते हैं। अगर वो कैंसर सर्वाइवर भी नहीं हो तो पब्लिकली सोशली दे डोंट एडमिट दैट कि दे आर गोइंग थ्रू और दे आर कैंसर सर्वाइवर। तो आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है, लोग काफी इंस्पायर भी हो रहे होंगे। वो एक कोट है ना कि स्पीक अप, यू नेवर नो whom you are inspiring। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे कीमो के दौरान हमारी बॉडी में फिजिकली बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिकॉज कीमो इज अ ट्रीटमेंट जो फास्ट ग्रोइंग सेल्स को किल कर रहा है, चाहे आपके बाल हो, ब्लड सेल्स हो, एवरीथिंग दैट इज फास्ट ग्रोइंग सेल्स। So that is medicine. It can't differentiate between cancer cells and normal body cells. अब जब बाल झड़ते हैं तो कहीं ना कहीं एज अ वुमेन, नो women in epitome of beauty और attention we can say, sometimes हमें चाहिए वो validation या वो attention. So how you manage it? क्योंकि मैंने कई बार देखा है कि कुछ महिलाएं होती हैं कि दे विग वगैरह पहनती हैं, जैसे हम दोनों की एक सी जर्नी रही है, तो विग मेरे लिए काफ़ी अनकंफर्टेबल होता था, मतलब दर्द होता है कई बार, यू डोंट फील लाइक कि आप उसे पहने। तो ये सब जो आपकी फिजिकल बॉडी की जो चीज़ें हैं, आईब्रो चली जाती हैं, कैसे एक्सेप्ट किया आपने, कैसे अपने आप को पॉजिटिव रखा, ये सारे इमोशंस हमारे अंदर जो होते हैं एज अ वुमन, ये जरा बताएंगे आप। हाँ, इससे जुड़ी हुई मैं 2-3 बातें बताना जी। चाहूँगी आप जी। जब कीमो स्टार्ट हुआ तो डॉक्टर ने बोला कि मैं तुम्हें बिल्कुल ठीक कर दूंगा, बट मैं तुम्हारे ये सुंदर बाल ले लूंगा। तो मेरे काफी लंबे बाल थे, तो कमर से नीचे थे जी। तो मैंने स्माइल करके छोड़ दिया, बट उनकी ये बात सुन के मुझे लगा कि मेरे बाल चले जाएंगे। तो एक होता ही है, बहुत मतलब बहुत कष्ट था इस चीज का मुझे ना। जी जी। बट पहला जब कीमो हुआ तो मेरे साइड इफेक्ट्स थे और वो सब
आने लगे और फर्स्ट एक्सपीरियंस था तो ज़्यादा फील हो रहा था। तो मैंने अपना फीवर भी आ गया, तो मैंने जब शीशे में अपने आप को देखा तो मैं बहुत डल, बहुत बीमार और बहुत ज़्यादा ऐसे फेस लग रहा था। तो मैंने कहा ये मैं नहीं हूँ। मैं बीमार नहीं दिख सकती, मैं बीमार नहीं दिख सकती जी। मैंने सबसे पहला काम जो किया, मैं पार्लर गई। ओह यस, बहुत फीवर में और Okay. बहुत तेज बुखार में मैं पार्लर गई। हाँ, और पार्लर में जाके मैंने उसको बोला कि मेरे बाल काट दो। जी। मेरे को शौक था कलरिंग कराने का, हम्म। लेकिन चूंकि मेरे बाल बहुत सुंदर थे तो कभी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि मैं अपने बालों को लाल पीला करूं, तो वो मैं कभी नहीं करना चाहती थी। लेकिन मुझे लगा ये तो चले जाएंगे, तो मैं सबसे पहला काम अपना हेयर कट करवाया और Okay. बालों को रेड कराया, ओके। स्ट्रीक्स कराए, तो बाल मतलब खूब सुंदर से बाल लगने लगे, हाँ। फेस ग्लो करने लगा और आईब्रोज वगैरह बनवा के, और बड़ा जब मैं घर आई तो मेरे को बहुत सुंदर लगा अपने आप को, तो मैंने कहा यस ये मैं हूँ। तो इस तरह से मैंने इस चीज को लिया कि मतलब जब बाल नहीं रहेंगे तो बालों के साथ अब आप कुछ भी करा सकते हैं। तो जो पहला स्टेप था ये लिया मैंने। दूसरा था कि मैं चूंकि आर्ट वर्क करती हूँ, तो मैंने ना एक रामचित्रायन करके, जब कोरोना टाइम था तो रामचित्रायन करके एक काव्य शुरू किया, पेंटिंग के थ्रू, चित्रों के थ्रू रामायण कहना। ड्यूरिंग योर कीमो? ड्यूरिंग माय ये जब कोरोना ओके। पैंडेमिक टाइम ओके, में। ओके। तो पैंडेमिक टाइम में मैंने रोज डेली एक चौपाइयों के साथ एक पेंटिंग बनाती थी। वाओ। तो वो मैं फेसबुक पे एंगेज रखती थी ऑडियंस को, तो सब देखते थे और सब अप्रिशिएट भी करते, तो अच्छा लगता था। हाँ। तो ऐसे करके मैंने वो 108 दिन 108 पेंटिंग्स बनाई जी। और उनको चौपाइयों के साथ किया। अच्छा, चूंकि ललित कला एकेडमी मैंने अपना आर्ट वर्क भेजा, तो वहाँ मेरा आर्ट वर्क सिलेक्ट हुआ, और आर्ट वर्क सिलेक्ट होने के बाद मुझे जो डेट मिली वो थी अक्टूबर नवरात्रों में। तो मुझे ना वहाँ पे अपना आर्ट वर्क डिस्प्ले करना था। तब तक मेरा ये मुझे पता नहीं था कि ये सब भी होगा बीच में, अगस्त सितंबर में जो मेरा डायग्नोसिस का। तो इधर मेरा पूरा आर्ट वर्क सिलेक्ट हो गया था और यहाँ मुझे डिस्प्ले करना था अपना पूरा 108 पेंटिंग्स, काफ़ी लार्ज स्केल पे था। और इधर मैं डायग्नोस हो गया कि कैंसर है, तो आई वॉज इन टू माइंड्स कि मैं करूँ इसको या नहीं करूँ या कैंसिल कर दूँ। बट ये एक ऐसी अपॉर्चुनिटी थी, ललित कला एकेडमी बहुत प्रेस्टिजियस है, तो वहाँ पे डिस्प्ले करना अपना आर्ट वर्क बड़ी बात थी। तो उसको मैंने एक बुक फॉर्म में लेकर आई रामचित्रायन को, और वहाँ पे डिस्प्ले करने का प्लान किया कि हाँ मैं करूँगी। तो वहाँ पे जब गई तब तक मेरे, चूंकि अगस्त से शुरू हुआ था, अक्टूबर में मेरे बाल पूरे चले गए थे। वो जो कलर वलर कराए थे वो भी निकल गए सारे। तो बाल जब सारे चले गए मेरे, तो एक दिन बहुत पेन होता था, बाल जब निकलते थे ना तो बहुत ज़्यादा। तो लास्ट में जब थोड़े थोड़े रह गए तो मैं जाके एक दिन पूरा बाल करवा के आ गई। मैंने कहा कि अब ये रोज रोज दर्द सहने से अच्छा मैं खुद ही सारे निकलवा देती हूँ। तो मैंने पूरा निकलवा दिया। इससे रिलेटेड ना, मतलब जो बार्बर था मेरा, तो उसने मुझे देखा तो उसने मेरे लंबे बालों को भी बहुत ज़्यादा क्योर किया था। तो जब मैं जाती थी तो हमेशा कहती थी कि इतने मत काटना, इतने से ट्रिम करना। तो जब वो बहुत इमोशनल हो गया वो मेरे देख के मेरे को, तो बोला इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी ठीक हो जाओगे। ऐसी दुआएं मिली हैं मुझे, और मुझे बहुत इमोशनली मतलब बहुत अच्छा लगा। और जब मैं उस रूम से बाहर आई जी, तो बाहर आके मैंने देखा कि मेरे हस्बैंड बिना बालों के खड़े। वाओ, क्लैपिंग फॉर इट। थैंक यू। तो मैं ना मतलब रूम से बाहर आके एकदम रोने लगी। मैंने कहा आपने क्यों? टू सपोर्ट यू। हाँ, तो ये सेड कि मैं बहुत टाइम से सोचा था, थोड़ा वो बैडमैन लुक देना चाह रहा था, तो इसलिए मैंने फॉर अ लुक चेंज किया। तो ये सपोर्ट में मेरे ग्रेट लाइफ पार्टनर। यस। तो फिर उसके बाद हम डॉक्टर उल्लास बत्रा से भी मिले। जी। मेरा कीमो था और इधर मेरी एग्जीबिशन की ये थी, ओपनिंग थी।
और मैंने डॉक्टर उल्लास बत्रा को भी इनवाइट किया और उन्होंने जब हम दोनों को बिना बालों के देखा तो ही सेड कि आप जैसे पति लोग ही हम जैसे पतियों को कॉम्प्लेक्स दे देते हैं ये गलत बात है। हाई गोल्स, सेटिंग हाई गोल्स। तो ये गलत बात है। तो बहुत इमोशनल हो गए डॉक्टर भी कि अच्छा लगा ऐसा सपोर्ट देखकर और इस तरह से। फिर वहाँ मैं अब मेरी जो ओपनिंग थी बिना बालों के जाना, उस ओपनिंग में मतलब मैं अभी तक मैं इस कैंसर से लड़ना जब शुरू किया तो अभी तक मैंने ज़्यादा किसी को बताया नहीं था इसके बारे में जी। वो एक प्लेटफॉर्म ऐसा था जहाँ मुझे जाना ही था और सबको पता चलना ही था जी। मैं गई ओपनिंग में और मेरे उस वक्त मैं कहूँगी मेरा फैमिली मतलब मेरी मम्मी पापा मेरी भाभी और मेरी फ्रेंड ये सब लोग आए उसमें, सबको पता था मेरे बारे में तो मेरे मॉरल सपोर्ट के लिए सब मेरे साथ खड़े थे और मैंने ढाटू बांधा वो मतलब स्कार्फ बांधा सिर पे जी। तो मेरी भाभी ने स्कार्फ निकाल दिया। वाओ। शी सेड के आप बहुत सुंदर लग रही हो बिना बालों के और ये लुक आप पे बहुत अल्टीमेट लग रहा है, आप ऐसे ही जाओगी। वाओ। तो मतलब इस तरह से मेरी फैमिली भी सपोर्ट, इनर स्ट्रेंथ, सो लकी कि मेरी फैमिली मेरे साथ खड़ी थी। जी जी। तो मैं बिना बालों के पहली बार मीडिया के सामने इनफैक्ट उसमें शो एग्जीबिशन में सारे लोगों के सामने पहली you बार boldly face the society without with that confidence, Yeah, with that with glow. Yeah, yes. that's really very inspiring. yes Yeah. अच्छा मनीषा, एक क्वेश्चन मैं और आपसे पूछना चाहूँगी कि जैसे हमें लाइफ में कुछ भी होता है तो हम सोचते हैं हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ। जैसे आपने अभी भी बताया कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, जैसे आप मेडिटेशन किया, इतनी सब कुछ आपने स्ट्रेंथ ली, मतलब देयर आर द प्रूवन रिकॉर्ड्स ऑफ मेडिटेशन कि हमारे मन को कैसे शांत कर रही है। एवरीथिंग इज अवर माइंड, है ना। माइंड इज द मास्टर ऑफ अवर बॉडी ऑल्सो। फिजिकल सिम्टम्स हमारे कीमो के भी आ रहे हैं। तो आपका कुछ ऐसा कभी ख्याल मन में आया कि समवेयर यू हैव नेग्लेक्टेड योर हेल्थ, your stress level was high, that it has triggered cancer in you? Is there anything like story? एक्चुअली कैंसर का ऐसा तो कोई रीज़न नहीं है कि क्यों होता है, लेकिन फिर भी हाँ मैं ये कह सकती हूँ कि बहुत सारी चीज़ें आप तो अगर स्ट्रेस का हो तो इससे ज़्यादा लोग स्ट्रेस में जीते हैं। चलो मेरे हो सकता है स्ट्रेस को मैं एक बार कह दूं कि स्ट्रेस की वजह से ऐसा हुआ, क्योंकि उस टाइम पे जब मेरे को डायग्नोज हुआ तो मैं काफ़ी स्ट्रेस में थी क्योंकि फादर इन लॉ आईसीयू में थे और मतलब घर में सब मैनेज करना पड़ रहा था बहुत। लेकिन वो स्ट्रेस ऐसा नहीं था जो मुझे कष्ट देता है। ओके। ऐसा स्ट्रेस था जिसमें मैं खुश थी। मतलब मुझे गेस्ट को इनवाइट करना या गेस्ट के साथ उनको अच्छा खिलाना करना सब करना या पापा जी के लिए कुछ भी करना, मेरे फादर इन लॉ के लिए मुझे कुछ भी बुरा नहीं लगता था। और जैसे मैं चूंकि एक क्लब की सेक्रेटरी थी तो उस टाइम पे वो सब भी अरेंज कर रही थी, तो वो भी मेरा पार्ट ऑफ, क्योंकि मैं डांसिंग सिंगिंग एंड पेंटिंग ये मेरा थोड़ा सा है वीक पॉइंट, मुझे अच्छे लगते हैं करना, इनको अरेंज करना डांस करना सब अच्छा लगता है मुझे। तो इसलिए स्ट्रेस लेवल उतना नहीं मायने रखता है। अगर मैं कहूँ कि साइकोलॉजिकल भी मैं इतनी वीक नहीं थी कि मैं मतलब बहुत जल्दी इस तरह से हो जाए। मैं मतलब मेरे पापा मुझे, मैं बहुत टाइम तक अकेली रही तो मेरे पापा मुझे शेरनी कहते थे। वाओ। तो हमेशा मेरा शेर बच्चा है। ओके। तो इस तरह से मैं कहूँगी कि चीज़ें जो मायने रखती हैं, अगर मैं कहूँ एक पॉइंट कहूँ कि कैंसर किसकी वजह से होता है या क्या चीज़ मैटर करती है, उसमें सबसे ज़्यादा है हार्मोनल इम्बैलेंस। यस। जो कि लेडीज़ हैं उनकी बॉडी इतनी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है कि वो बहुत सारी चीज़ों से गुजरती हैं। जी। उसमें आप चाहे मेंस्ट्रुअल साइकिल ले लो, बर्थ ले लो या मेनोपॉज ले लो, तो ये सारे जो चीज़ें हैं इतने कॉम्प्लेक्स के साथ एक आध सेल अगर डिफरेंट बिहेव करने लगे तो ये कोई बड़ी बात नहीं है। जी। तो शायद यही रीज़न है कि नंबर ऑफ केसेस लेडीज़ के साथ ज़्यादा है बजाय कि जेंट्स के। तो क्योंकि लेडीज ज्यादा सफर कर रही हैं, जबकि लेडीज तो कुछ खाती पीती भी नहीं है। जी। बैड हैबिट्स नहीं है, कुछ नहीं है, बट क्यों लेडीज को ज्यादा हो रहा है? तो मुझे जो समझ आया अपनी समझ से वो ये था कि हार्मोनल इम्बैलेंस।
ओके, यहाँ पे मैं थोड़ा सा शेयर करना चाहूँगी मनीषा, जैसे हमारे अपने अनुभव होते हैं। जब मेरा ट्रीटमेंट कंप्लीट हुआ या मुझे 10 इयर्स हो चुके हैं, एक दशक बीत चुका है, जब मैं Congratulations आपको, Thank you so आपने much। तो कभी मैं अगर अपना पीछे सोचूं कि ऐसा क्यों हुआ, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मेरी लाइफ में स्ट्रेस एक बहुत बड़ा मैटर था। मैं बहुत स्ट्रेस लेती थी। स्ट्रेस बहुत बड़ी बात नहीं होती है, बट हाउ यू मैनेज दैट स्ट्रेस, कैसे आप उसे मैनेज कर रहे हैं, Correct. सेल्फ अवेयरनेस आपके अंदर है कि नहीं। इस स्ट्रेस की वजह से क्या हुआ कि मेरा एक रूटीन नहीं था लाइफ का, कि आपको कैसे मैनेज करना है अपनी फूड हैबिट्स, अपनी मील हैबिट्स, अपनी स्लीपिंग हैबिट्स। स्लीपिंग, जैसे अपने हार्मोन की बात की, मेलेटोनिन साइकिल हमारा जो होता है, ये सब बहुत मैटर करते हैं। Correct. तो मुझे लगा उस स्ट्रेस ने केओस क्रिएट किया लाइफ में। मेरा एक रूटीन नहीं रहा, मेरी बॉडी बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड होती थी, सेल्फ केयर नहीं था, सेल्फ प्रायोरिटी नहीं थी। तो मुझे अपने अंदर लगता है कि कहीं ना कहीं इन चीज़ों ने ही ट्रिगर किया मेरे अंदर। जो आप हार्मोन कहते हैं, हैप्पी हार्मोन्स नहीं है, स्ट्रेस ज़्यादा है, कॉर्टिसोल लेवल आपके अंदर बहुत हाई है, बहुत हैप्पी high है। हार्मोन प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं, Correct. फूड हैबिट अच्छी नहीं है। यू नो, आवर गट इज आवर सेकंड माइंड, है ना। इट प्रोड्यूस मोर ऑफ द सेरोटोनिन। आप हैप्पी नहीं है, अच्छा खाना अपनी बॉडी को नहीं दे रहे हैं, हैप्पी हार्मोन्स प्रोड्यूस नहीं हो रहे हैं। Correct. सो आई थिंक लाइक यू नो स्टीव जॉब्स सेड कनेक्टिंग डॉट्स। तो कहीं ना कहीं मैं खुद को कनेक्ट करती हूँ। तो मैं सोचती हूँ इस जर्नी ने मुझे सिखाया ही है, और आज मैं खुद को ज़्यादा खुश महसूस करती हूँ इन 10 सालों से पहले की मेरी जो लाइफ रही हो। तो नाउ आई फील कनेक्टेड टू माई सेल्फ, कनेक्टेड टू माई बॉडी, आई फील मोर हैप्पियर। तो हमारे अपने अनुभव होते हैं। जैसे आपने कहा, आप बहुत अच्छी एक लाइफ जिंदगी जी रही थी, फिर भी आपको हुआ, है ना। तो ये हो सकते हैं अपने अपने अनुभव, अपने अपने ट्रिगर। तो किसी को भी हो सकता है, इससे हम ये कह सकते हैं कि किसी को भी हो सकता है। सेल्फ अवेयरनेस की बहुत जरूरत है। ये मतलब आप Self-care की- ये कहें कि ये इसकी वजह से हुआ, इसकी इसकी वजह वजह से से हुआ। बहुत सारे रीजन हो हाँ। सकते हैं मे बी, लेकिन मेनली ये रैंडम है, ये माइंड गेम है। पूरा कैंसर का ट्रीटमेंट ये सिर्फ आपका Mind game है, game। yes। आपको सोल तक है ना पूरा कनेक्ट करना है, Connect माइंड एंड करना। सोल एंड हार्ट। बहुत खूबसूरत आपने बात बताई। माइंड सोल कनेक्शन, खुद पे काम करना, इनर वर्क, yes, है ना, टू कनेक्ट विद योरसेल्फ, टू कनेक्ट विद योर माइंड, टू हैव दिस माइंड मास्टरी। हमेशा अपने ब्रेन पे वर्क करना है। थैंक यू सो मच मनीषा जी, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करने का। Thank you so much. हमारे चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब करिए।